देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी हैं। आयोग ने चुनाव के लिए कई नियम भी बनाए हैं। साथ ही साफ कर दिया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 जून तक नामांकन किया जा सकेगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को नतीजा घोषित किया जाएगा। And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared. That would be 21/7/2022. इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कई नियम बनाए हैं। आयोग के मुताबिक चुनाव की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान के लिए आयोग विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराएगा। वोट के लिए आयोग के दिए गए पेन का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा पेन इस्तेमाल करने पर वोट अमान्य घोषित किया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। चुनाव में व्हीप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। इस बार चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक मतदाता वोट देंगे। मतदान और मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। The Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं होता है। इसमें जनता सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि जनता ने जिन विधायकों और सांसदों को चुना होता है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के सांसद भी चुनाव में वोट डालते हैं। हालांकि राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। राज्य के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद एनडीए उम्मीदवार थे, जिन्हें 65.35% वोट मिले थे। इस बार भी एनडीए इसे दोहराने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यसभा का रण अपने अंतिम पड़ाव पर है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब राज्यसभा पहुंचने वाले चारों दावेदारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस खेमा जीत को लेकर आश्वस्त तो है, लेकिन विपक्ष के साथ ही समर्थकों से आते संदेश पार्टी को चिंता में डाल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जोर आजमाइश, जीत हार के दावे का दौर अब खत्म होने वाला है। शुक्रवार की शाम में ये तय हो जाएगा कि राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 उम्मीदवार कौन कौन हैं। हालांकि 3 चेहरे तो लगभग तय हैं, लेकिन असली सस्पेंस बना हुआ है चौथे चेहरे को लेकर। दरअसल चौथी सीट की लड़ाई कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच है। निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से क्रॉस वोटिंग के दावे हुए हैं, जिससे कांग्रेस की चिंता बढ़ी है। वोट तो हरियाणा के अंदर जब राज्यसभा के चुनाव थे उसके के अंदर भी पहुंचे हुए थे, तो परिणाम उल्टा है ना। तो इसलिए आप इंतजार कीजिए, ये कितनी खबरें आज तक इंतजार कीजिए कुछ दिनों तक। अच्छा, ये बताइएगा, तो इसका मतलब जो आपके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो इतिहास दोहरा देंगे फिर से? निश्चित रूप से क्यों नहीं दोहराएंगे। कांग्रेस तो टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, अलग अलग खेमे बटे हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मिलेगा। आंकड़े की नजर से देखें तो कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोट की जरूरत है, जबकि पार्टी 126 विधायक साथ होने का दावा कर रही है। कांग्रेस के पास अगर 121 वोट भी होते हैं तो भी पार्टी 3 सीटें निकाल सकती है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी को 41 और बाकी दोनों को 40-40 वोट भी मिले तो पार्टी की 3 सीटें पक्की हो सकती हैं।
इसीलिए पार्टी तीनों प्रत्याशियों को कम से कम 41 वोट दिलवाकर जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। और हमें इस बात का गर्व है कि पहले भी जब क्राइसिस आया था तब भी एकजुट रहे थे, जबकि लोग लालच कितने दिए गए थे, मैं बार बार क्या बोलूं। तो जब वो जो सरकार बचाने में जब साथ थे और कोई लोग लालच में आए नहीं, जबकि करोड़ों में बात हो रही थी, तो ये तो चुनाव हमारे राज्यसभा के चुनाव है, तो वो कैसे उम्मीद करते थे कि ये हम लोग इनको तोड़ लेंगे। कांग्रेस हालांकि अभी तक नाराज विधायकों को साधने में कामयाब रही है, लेकिन उलटफेर की आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं। कांग्रेस की निर्वाचन आयोग में शिकायत के आधार पर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अब भी कांग्रेस के साथ नहीं आए हैं। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विधायकों को जारी व्हिप से भी कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। बीटीपी के अध्यक्ष ने विधायकों को राजस्थान चुनाव से दूर रहने को कहा है। वोटिंग में भाग नहीं लेने और दोनों विधायकों को तटस्थ रहने के लिए विहिप जारी की गई। ये विहिप जारी करना समय की मजबूरी थी। राज्यसभा चुनाव में जीत के नंबर भले ही कांग्रेस के पास दिख रहा हो, लेकिन जीत की राह में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की ओर से रोड़े अटकाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए कांग्रेस पल पल अपनी रणनीति बदल रही है। दिनेश शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला का एक बयान विवादों में आ गया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला उदयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो विवादित बयान दे बैठे। वो द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण देते हुए समय सीता माता का चीरहरण बोल दिया, जिस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। आखिर में उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। हुकूमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वह प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे बेनकाब। वहीं सुरजेवाला के बयान को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है? मंदिर मंदिर घूमकर चुनावी पर्यटन करने वाले राहुल गांधी वैसे भी हिंदुत्व जैसे पवित्र शब्द से चिढ़ते हैं। उनकी पार्टी भगवान राम का अपमान करती है। आज फिर कांग्रेस ने माता सीता पर अभद्र टिप्पणी कर हिंदुओं की आस्था को चोटिल किया है। ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये ट्वीट किया है। वहीं सतीश पूनिया ने भी सुरजेवाला के बयान पर निशाना साधा। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि चीरहरण सीता मैया का नहीं हुआ था, प्रजातंत्र का चीरहरण भी आपातकाल लगाकर सैकड़ों बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कौरवों की भांति कांग्रेस ने ही किया है। तो वहीं बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को सीता मैया का अपमान करते ये लोग एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए अब तक हिंदुओं को अपमानित करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। सलमान खान को धमकी देने वाले की पहचान कर ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे ने ये लेटर भेजा था। विक्रम बराड़ ने सलमान के पिता को ये लेटर दिया था। हनुमानगढ़ का रहने वाला ये बताया जा रहा है। विक्रम के ऊपर 2 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। विक्रम बराड़ देश से बाहर फरार बताया जा रहा है। विक्रम बराड़ खुद राजस्थान का एक गैंगस्टर भी है, जिसके संबंध में एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के भाई अनमोल से भी बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिला था और इस मामले पर बड़ा खुलासा सामने आया है। धमकी देने वाले की पहचान कर ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे ने यह लेटर भेजा था। विक्रम बराड़
इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि हनुमानगढ़ का रहने वाला है। तो इसके ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और बताया जा रहा है कि ये फरार चल रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम जानकारी। सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिला था और चिट्ठी के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे, आखिर ये चिट्ठी किसने भेजी होगी, और इस मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं गुजरात के वडोदरा की। 24 साल की शमा बिंदु ने बुधवार को खुद से ही शादी कर ली। शमा पहले 11 जून को शादी की रस्में करने वाली थी, लेकिन विवाद से बचने के लिए 3 दिन पहले ही शादी कर ली। इस दौरान हल्दी मेहंदी की रस्में भी हुई, अकेले फेरे भी लिए गए और आईने के सामने खड़े होकर मांग भी भरी गई। खुद ही मंगलसूत्र पहना। शादी करवाने के लिए किसी पंडित के तैयार न होने पर मोबाइल पर मंत्रोच्चार हुआ। वहीं शमा की शादी में उनके कुछ खास दोस्त भी शामिल हुए। शादी के बाद शमा ने हनीमून के लिए गोवा को चुना है। यहां पर वो 2 हफ्ते रहेंगी। शमा मूलतः केंद्र शासित प्रदेश दमन की रहने वाली हैं, लेकिन वडोदरा के सुभानपुरा क्षेत्र में रहती हैं। बिंदु पुणे स्थित एक कंपनी के वडोदरा स्थित आउटसोर्सिंग ऑफिस में काम करती हैं। 11 तारीख को शादी करते करते बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके थे मेरे पास तक, जिसमें से मैं कहूँगी कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि नौबत आ गई थी कि मुझे मेरा घर खाली करना पड़ता। मेरे पास से पंडित चला गया था, पंडित जी ने मना कर दिया था। शादी की वेन्यू चली गई थी, तो मुझे बहुत डाउट था कि शांतिपूर्वक मेरी शादी 11 तारीख को हो पाएगी या नहीं। ये रीज़न था और मैं मेरी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी। मैं चाहती थी शांति से हो, तो मैंने मेरी शादी प्रीपोन कर दी। न्यूज़ इतनी बड़ी हो गई, पॉलिटिक्स बीच में आ गई, तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम ये शादी नहीं करा पाएंगे बिकॉज हम ये वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।